नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था उसमें हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसमें हम एपिसोड वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज का ये सेकंड एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा फैसिलिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक लैब के लिए क्यों ज़रूरी है ना। जैसे हम लैब की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। जब भी आप NABL लैब या फिर बड़े लेबोरेटरीज़ में आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ होता है जिसको हमें समझना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है ना। और उसमें कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसके ऊपर वर्क करना रहता है, तब जा कर के फाइनल जो आपका रिजल्ट है उसमें क्वालिटी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लैब का रिजल्ट, है ना। वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में देखा था। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें काम करना रहता है। वो फैक्टर अगर थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं हुआ तो हमारा क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसी का एक फैक्टर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी। तो आपके लेबोरेटरीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए और सेफ्टी क्या क्या आप लोगों को होनी चाहिए। देखो, ये फैसिलिटीज़ और सेफ्टी जो होते हैं ना, जब लैब का इंस्पेक्शन किया जाता है ना, तो इंस्पेक्शन करते समय लैब के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर जब आप सर्टिफिकेट लेने जाएं कि हम लेबोरेटरीज ओपन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का रूल है, उसमें चेकलिस्ट होता है ना। उस चेकलिस्ट में आपका फायर का सेफ्टी देखा जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट देखा जाएगा, है ना। नगर पालिका से आपने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लिया है नहीं लिया है, फिर आपका पूरा जो एरिया है उसको देखा जाएगा, है ना। अगर ये तो हो गया नॉर्मल आपका सर्टिफिकेशन का लेबोरेटरीज़ का। अगर आप उसके ऊपर NABL का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, है ना, तो उसमें और क्राइटेरिया हैं और गाइडलाइन है किस तरीके से आपको जो है फैसिलिटीज़ और सेफ्टी आपके लेबोरेटरीज़ के अंदर होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो सिंपल चीज़ आपको आई होप समझ आ गया। तो वही चीज़ें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो रोल क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेबोरेटरीज़ में काम कर रहे हैं ना, तो वो स्पेस के अंदर फैसिलिटीज़ जो है, जैसे कि आपके वर्कलोड के हिसाब से, है ना, परफॉर्म विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी वर्क एंड सेफ्टी, है ना। तो क्वालिटी वर्क और सेफ्टी को जो है कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हमारे लेबोरेटरीज़ के जितने स्टाफ्स हैं या अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो काम कर रहे हैं उनके और पेशेंट का, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और कम्युनिटी समाज का, इन सबको जो है हमें एक अच्छा फैसिलिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए हमें क्या करना है, काम करना है ना। और इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज़ को देखेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कि लेबोरेटरी डिज़ाइन करते समय एंड जो है आपका, और सेफ्टी एंड प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल एक्सपोजर टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लैब में अगर कोई दिक्कत वाले चीज़ें हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा केमिकल इस्तेमाल होते ही हैं, एंड बायोलॉजिकल हजार्ड। तो ये हजार्ड्स जो होते हैं इनसे एक्सपोजर होने के चांसेस होते हैं। इन्हीं को हमें क्या करना है, रोकना है और कंट्रोल करना है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक लैब को, लैब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बिल्डअप करना है या बनाना है ना। जब भी ऐसे नहीं है कि कोई भी आपने बिल्डिंग देखा और लैब हाँ ठीक है यहाँ चल जाएगा लैब, ऐसा नहीं है। जब लैब बनता है तभी बनते समय उसका जो नक्शा होता है ना, मैपिंग की जाती है, तो उस हिसाब से बनाया जाता है कि गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अभी हम आगे जा कर के देखेंगे क्या क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे, है ना, टाइल्स कैसे होनी चाहिए और किस तरीके, सब चीज़ें बहुत मायने रखता है इसमें। दिस चैप्टर, हाँ, इस चैप्टर में जो है एड्रेस करेंगे पैथोजेंस एंड केमिकल्स ऑफ मॉडरेट और लो इम्प्रूवमेंट सर्विस लेवल रिस्क रेदर देन हाईली डेंजरस सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो पैथोजेंस हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं, है ना, और केमिकल्स हो गया, मॉडरेट हो सकता है या लो इम्प्रूवमेंट सर्विस लेवल का रिस्क हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, जो मॉडरेट है या हाईली डेंजरस सब्सटेंस है उन पर भी हम इसमें पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, है ना। एज ए जनरल रूल, ऑल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज शुड बी डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज फॉर बायोसेफ्टी लेवल 2 और अबव। देखो, बायोसेफ्टी लेवल BSL, ये मैंने MCQ क्वेश्चन जब करा रहा था सॉल्व, तब यहाँ पर मैंने आपको बायोसेफ्टी लेवल के कितने होते हैं, 4 लेवल होते हैं। उसमें मैंने बताया था कि 4 लेवल में क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया होते हैं, किस तरीके से वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा उसको, है ना। तो कम से कम बायोसेफ्टी लेवल 2 को तो हमें फॉलो करना ही चाहिए।
सभी लेबोरेटरीज़ के अंदर, ये कहने का मतलब है ना यहाँ पर जो कह रहा है। तो जो भी आप लेबोरेटरीज ओपन कर रहे हैं तो कम से कम बायोसेफ्टी लेवल 2 के स्टैंडर्ड का आपका लेबोरेटरीज होना चाहिए। तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से आपका लैब का डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है, डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए कि BSL 4 लेवल होते हैं, उसमें दूसरा तो कम से कम होना चाहिए। बाकी थर्ड और फोर्थ तो हाई रिस्क वाले जोन पे चले जाते हैं ना, फोर्थ तो सबसे टॉप पे हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम में हम इंपॉर्टेंट देंगे किसको, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले तो आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका जीवन आपको सेफ करना है ना, कि कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होना चाहिए। बेशक वो पैथोजन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, पैथोजन से रिलेटेड मतलब कोई भी डिसीज उनको इन्फेक्शन ना हो, सेफ महसूस करें अगर आपके लैब में काम कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी केमिकल हजार्ड्स या उससे दिक्कत ना हो। फायर सेफ्टी होनी चाहिए, अगर आग लग गया तो उससे बचने के सारे उपाय होनी चाहिए आपके लैब के अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड पेशेंट भी अगर आपके पास आ रहा है लैब के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट आया एक बीमारी लेकर के दूसरा बीमारी लेकर के जा रहा है, आप प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह कर नहीं रहे हो और वो दूसरा इन्फेक्शन भी लेकर के आपके लैब से जा रहा है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। टू प्रोटेक्ट लेबोरेटरी इक्विपमेंट है ना, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं है ना, उनको फैसिलिटीज़ एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और आपको एनवायरनमेंट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करोगे तभी जा करके ओवरऑल सारी चीज़ें आपके जो है सेफ्टी प्रोटेक्शन में रहेंगे, समझ आ रहा है। अगर इन सब चीज़ों को आप नेगलेक्ट करोगे या इग्नोर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदेह हो सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला लॉस ऑफ रेपुटेशन, आपके लैब की रेपुटेशन जो है जा सकती है ना। दूसरा है आपके लॉस ऑफ कस्टमर एंड लॉस ऑफ इनकम। कस्टमर, आपका लैब जब बदनाम हो जाएगा कि नहीं भाई वहाँ पर तो सेफ्टी कोई रखी नहीं जाती है, वहाँ तो बस एम ही कुछ भी काम चल रहा है ना, तो इस तरीके से बाहर अगर बातें होगी तो आपका कस्टमर भी आपसे चला जाएगा और आपकी इनकम भी लॉस होगा, होना ही होना है वो तो, है ना। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन स्टाफ रिटेंशन, जो आपके स्टाफ हैं वो भी आपके पास कोई आना नहीं चाहेगा, समझ आ रहा है। आपका लैब वैसे ही बदनाम हो गया बाहर, तो कोई लैब में काम करना क्यों आएगा आपको, क्योंकि आप सेफ्टी रख ही नहीं रहे हो लेबोरेटरीज़ के अंदर। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड आपका इंश्योरेंस, हाँ तो ये जो है आपके कानूनी कार्रवाई और इंश्योरेंस वगैरह में भी आपका क्या है, कॉस्ट इसमें बढ़ सकता है ना। हाँ, तो ये सब चीज़ें हो गए अगर आपने सेफ्टी को जो है ध्यान में नहीं रखा है या नेगलेक्ट किया है तो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कई बार एग्जाम में आपके MCQ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो ये पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, पॉइंट्स में आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। अगला, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लैब ऑर्गेनाइज कर रहा है या लैब में मैनेजमेंट देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी ड्यूरिंग लेबोरेटरी प्रोसेस मेजर कंसर्न ऑफ लेबोरेटरी मैनेजर, है ना। तो लेबोरेटरी मैनेजर जो भी होगा उसके बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी लेबोरेटरीज़ की प्रोसेस होती है या लेबोरेटरी बनने से लेकर के आखिरी समय तक, जो उसको बिल्डिंग्स बनाने से लेकर के सारे अरेंजमेंट है ना, मैनेजमेंट देखा जाना चाहिए, तो लेबोरेटरी डायरेक्टर का होता है या मैनेजर का। एज ए लेबोरेटरी डायरेक्टर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या हो जाते हैं, एक्टिविटी पार्टिसिपेट द डिज़ाइन, देखो डिज़ाइन एंड प्लानिंग स्टेज ऑफ न्यू लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। तो जो भी नया लेबोरेटरीज आप बना रहे हैं है ना, उनके एक एक चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ मिस हो जाए अपने मर्जी से, कोई भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला इंजीनियर या ठेकेदार कुछ भी बना के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक एक चीज़ में आपको डिज़ाइन बनाते समय है ना, प्लानिंग स्टेज, एक एक स्टेज में प्लानिंग करते समय जो न्यू लेबोरेटरीज़ की फैसिलिटीज़ है उसमें उसको क्या है, सक्रिय रूप से भाग लेना है ना। उसके बाद एसेस ऑल potential risk and apply basic concept of organization in order to provide proper and safe environment for conducting laboratory activities including service of patient, ठीक है। तो जितने भी अगर संभावित कोई रिस्क है ना, तो उनका क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, आकलन करना है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी जो अवधारणाएं होते हैं उनको लागू करें ताकि रोगियों की सेवाएं देने के लिए क्या हो, प्रयोगशाला गतिविधि, हिंदी भी लिखा हुआ है यहाँ देख लो, संचालन के लिए उचित सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। वही चीज़ें हैं जो हमने पहले देख लिया है ना। तो पेशेंट और बाकी सबके लिए उचित वातावरण तो प्रदान होना ही चाहिए, है ना।
कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेबोरेटरीज व्हेन डेवलपिंग न्यू एक्टिविटीज़ और न्यू डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इन द लेबोरेटरीज। हाँ, अगर कोई प्रयोगशाला में नई गतिविधि हो रहा है ना, और कोई नया तकनीक आ गया है या टेक्निक्स आ गए हैं, तो उनको जो है क्या करना है, विकसित करना है प्रयोगशाला में, है ना। तो ताकि उसके बारे में भी जानकारी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है एक लेबोरेटरी मैनेजर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, है ना। आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप लेबोरेटरी मैनेजर के पोस्ट में जाएंगे तो इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं लेबोरेटरी मैनेजर, आप इंचार्ज या लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे भी जा रहे हैं तब भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगला, एज ए क्वालिटी मैनेजर, है ना, और डेजिग्नेटेड सेफ्टी ऑफिसर अगर हैं तो नेसेसरी है उसके लिए क्या क्या, डेवलप कंप्लीट एंड थ्रो descriptions of basic safety rules and organizations and ensure that personnel are trained in their specific duties when new activities or techniques are introduced into the laboratories। मतलब जो भी बुनियादी सुरक्षा नियम हैं, है ना, तो वो संगठन का पूर्ण और गहन विवरण विकसित करना है और सुनिश्चित करना है कि प्रयोगशाला में नई गतिविधियां और तकनीक शुरू की जाती हैं तो उनमें क्या है, जो भी आपके काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको जो है क्या है, बीच बीच में प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। उसके बाद है नाउ द बेसिक सेफ्टी एंड बायोसेफ्टी मैनेजमेंट इशू व्हेन वर्किंग विद केमिकल्स एंड पैथोजेंस ऑफ मॉडरेट और लो लेवल ऑफ रिस्क। तो बेसिक जो मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपके पैथोजेंस केमिकल्स, है ना, ये आपके लो लेवल रिस्क के हों या फिर मॉडरेट लेवल के हों, ठीक है। तो ये तो हानिकारक हैं, डेंजरस हैं ये आपको, है ना, या पैथोजेंस हो गए, आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो उनको काम करते समय क्या है, उसमें सेफ्टी, है ना, इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उस पर इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हाउ टू परफॉर्म ए एक्सटेंसिव रिस्क असेसमेंट व्हेन डेवलपिंग द न्यू एक्टिविटीज़ इन द लेबोरेटरीज। अगर लेबोरेटरीज़ के अंदर कोई न्यू एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, है ना, या विकसित कर रहे हैं, तो उस समय क्या है, जो एक्सटेंसिव रिस्क है ना, तो उनको क्या करना है, उनका मूल्यांकन करना है कुल मिलाकर के ये, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई हाई रिस्क असेसमेंट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी सेफ्टी हैं आपके, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। कंडक्ट लेबोरेटरी सेफ्टी का ऑडिट्स, तो जो आपके लेबोरेटरी सेफ्टी हैं उसका बीच बीच में क्या भी होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट का मतलब समझते हो ना, जा कर के उनका देख रेख किया जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो भी चीज़ें गाइडलाइन के हिसाब से हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है ना। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अब एज ए लेबोरेटरियन, है ना, अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, एक लैब टेक्नीशियन है, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बी अवेयर ए बेसिक सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसेस। तो अवेयर आपको होना है कि बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं और उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। अंडरस्टैंड बेसिक सेफ्टी एंड बायो सेफ्टी मैनेजमेंट इशू व्हेन वर्किंग विद टॉक्सिक केमिकल्स, है ना, बायोलॉजिकल सैंपल एंड फिजिकल हजार्ड्स एंड व्हेन इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स। तो ये सारी बात छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे टीबी का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अब टीबी लैब में काम कर रहे हैं, टीबी का पेशेंट आपके पास आया, आपको मालूम है आपके दूरी कितने दूरी से आपको बात करना है ना। अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जितने भी इन्फेक्टेड पैथोजेंस हैं वो एक लैब टेक्नीशियन को भी हो सकता है, अगर आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और लैब के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो केमिकल्स, बायोलॉजिकल सैंपल जो भी होते हैं, सैंपल्स आप उनको हैंडल करते हो ना, अगर आपने प्रॉपर तरीके से उन पर भी बात करेंगे क्या क्या सावधानी आपको रखना है ना, इनकी जानकारी होना चाहिए। हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स जो होते हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुल मिलाकर के ये है। अगर ये सारी जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, इन्हीं को इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। एवरीवन इन लेबोरेटरी रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी एंड सेफ्टी, है ना, सबकी जिम्मेदारी होती है। प्रयोगशाला में जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट है, बेसिक वो सफाई भी क्यों ना कर रहा हो, उसको भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा रिस्क है ना। वो साफ़ सफाई करने अगर आ रहा है तो स्वाभाविक बात है उसको ज़्यादा रिस्क है, चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको भी बताना है कि भाई किस तरीके से इन्फेक्टेड चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना। आप लोग ही बताओगे, आप लोग ही ट्रेन करोगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इन्फेक्टेड मटेरियल्स हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं इन चीज़ों से, तो सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर। हाँ, अब देखो लेबोरेटरी डिज़ाइन। अब अगर मैं बात करता हूँ ना, लेबोरेटरी डिज़ाइन की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, सॉरी, तो देखो सबसे पहले चीज़ तो मैं एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ।
देखो ये आप देखो, सबसे पहली चीज़ लेबोरेटरी डिज़ाइन में हम देखेंगे एक प्रॉपर पाथ होना चाहिए ना, मतलब एक रास्ता होना चाहिए। जैसे पहले भी हमने बताया था कि एक गाइडलाइन के हिसाब से जब लेबोरेटरीज बनता है एनएबीएल के गाइडलाइन के हिसाब से, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है आपका रजिस्ट्रेशन, है ना, क्या है, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद है यहाँ पर आपका कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट आएगा डॉक्टर को दिखा करके, सबसे पहले उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एंट्री होगा, इसी को हम बोल देते हैं क्या, एंट्री, है ना। एंट्री होगा पेशेंट का पूरा डाटा, सैम्पलिंग क्या क्या होना है, टेस्ट क्या क्या होना है, एक बार कंप्यूटर सिस्टम में इसकी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद वो जाएगा सैंपल कलेक्शन की तरफ, है ना। सैंपल कलेक्शन हुआ, पेशेंट का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पेशेंट चला जाएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी काम चालू हो जाता है, एसेसनिंग होगा, एनालिसिस होगा, है ना, सैंपल का स्टोरेज करोगे आप और उसके बाद सैंपल को डिस्पोज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैंपल का पाथ। दूसरा होता है रिएजेंट का पाथ। तो रिएजेंट जब भी आपके पास आएगा उसको आप रिसीव करोगे, स्टोर करना है जितने टेम्परेचर पे वहाँ पर लिखा होगा उसको आप स्टोर करोगे, उसके बाद इंडेंट करोगे उसको, है ना, इंडेंट भी तो करोगे। उसके बाद उसका यूज करोगे, डेट डालोगे कब ओपन किया है, कब इस्तेमाल करना है ना, कितने दिन चला है, वो सारी चीज़ें होती हैं सैंपल सॉरी इस रिएजेंट जब आपके पास आता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद रिएजेंट जब ख़त्म हो गया तो डिस्पोज भी करना है, अगर एक्सपायर हो गया तब भी डिस्पोज करना है, अगर वो यूज नहीं हो पाया तो। क्लियर है। उसके बाद ये है आपका रिपोर्ट का पाथ। तो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो भी है डिपार्टमेंट आपका, है ना, तो आपके पास यहाँ पर सैंपल आ गया, रीजेंट्स हैं, सब है, मशीन में आपने टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद लास्ट है आपके पास रिपोर्ट जनरेट होकर के पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा या कंप्यूटर में आप प्रिंट आउट निकालोगे हार्ड कॉपी, उसको ऑफिस में रखोगे और रिपोर्टिंग विंडो के थ्रू आप क्या कर दोगे, रिपोर्ट को, जो भी पेशेंट अब यहाँ से जो गया है वो पेशेंट सीधे अब आपको कहाँ पर मिलेगा, रिपोर्टिंग विंडो में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरा काम यहाँ पर होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये पाथ आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कई बार आपसे ये इसी तरीके से पाथ बना करके आपको एग्ज़ाम में पूछ ले। ऐसे चीज़ें आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी नहीं पता होती है ना, फिर एग्ज़ाम में पूछ लेता है, फिर बोलते हो यार ये कहाँ से पूछ लिया सवाल, है ना। इसलिए मैं ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को ले रहा हूँ ताकि छोटी छोटी जानकारी जो बेसिक है आपके सिलेबस में हो सकता है ना दिया हो या ना पढ़ाया जाता हो, लेकिन हम आपको छोटी छोटी बातें समझा करके दे रहे हैं ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब जो मैं अगला चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर जो लेबोरेटरीज़ का है। देखो यहाँ पर, है ना, कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे आप देखोगे वही चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप एक नंबर पे देख रहे हो कि यहाँ पर वेटिंग रॉक है, यहाँ पर आप मेन डोर होगा, है ना, उसी के बगल में टॉयलेट होगा। अगर किसी को यूरिन का सैंपल लेना है ना, तो यहाँ से जा कर के वो यूरिन का सैंपल ले सकता है। वेटिंग रूम यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है एक नंबर ये है ना, टॉयलेट है, ये सारी चीज़ वेटिंग एरिया है। फिर यहाँ पर ब्लड सैंपलिंग है, ठीक है, वेटिंग एरिया में यहीं पर आपका कहीं रजिस्ट्रेशन होगा। फिर यहाँ पर ब्लड सैंपलिंग का एरिया है। फिर आगे चले जाओगे तो आपको गायनेकोलॉजी का सैम्पलिंग एरिया मिल गया, हेमेटोलॉजी का है, फिर यह बायोकेमिस्ट्री सीरोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन दिया है। स्टॉक के लिए है, ऑफिस है यहाँ पर, है ना। तो ये आप देख सकते हो, इधर बाथरूम है, स्टाफ का रूम है, नाइट रूम अगर नाइट ड्यूटी है तो है, स्टरलाइजेशन का रूम यहाँ पर अलग ही दिया हुआ है, देखो, है ना, ये पूरा, ये वॉशिंग का एरिया है, मीडिया प्रिपरेशन का एरिया। तो कुल मिलाकर के ये कुछ नक्शा बना करके आपको दिया है किस तरीके से होना है। अलग अलग डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। तो ये एक समझने के लिए आपको कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है लैब का आपने, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अगर आप इसको समझो ध्यान से। देखो, व्हेन डिजाइनिंग लेबोरेटरीज और ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो, है ना, जब आप डिजाइनिंग करोगे लेबोरेटरीज का और ऑर्गेनाइजिंग करोगे वर्कफ्लो, तो इंश्योर दैट पेशेंट एंड पेशेंट सैंपल डू नॉट हैव कॉमन पाथवे। यही लाइनें आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है ना, कि कभी भी जो है आपका कॉमन पाथवे नहीं होना चाहिए पेशेंट सैंपल का, है ना, और पेशेंट का। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। सर्कुलेशन पाथ शुड बी डिजाइन इन सच ए वे that contact between the public and biological materials can occur only the rooms where patients samples are collected। तो सैंपल पेशेंट का आपने कलेक्ट किया है ना, और उस सैंपल को आपको दूसरे लैब तक पहुंचाना है,
तो उस पाथवे में आपका पेशेंट का इंटरेक्शन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो पाथवे इनका अलग अलग रखना है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए। वैसे भी वो पैक करके आप सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हो या दूसरे लेबोरेटरीज में पहुंचाते हो, है ना, फिर भी पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए किसी लेबोरेटरीज के अंदर, है ना। जैसे आप पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हो, पेशेंट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, क्यों पहुँचे, सैंपल जहाँ कलेक्शन हुआ है उसके बाद पेशेंट तो आउट हो गया और रिपोर्ट के लिए ही आएगा, है ना, तो रिपोर्टिंग एरिया है उसका। तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ तक पेशेंट को जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, फिर भी लोग कर देते हैं कि हाँ अंदर तक पहुँचा देते हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन डेस्क वर इनकमिंग पेशेंट्स रजिस्टर्ड शुड बी लोकेटेड एज क्लोज टू पॉसिबल इन टू एंट्री डोर, है ना। एंट्री डोर के पास ही ये ध्यान रखा जाए कि रिसेप्शन डेस्क आपका होना चाहिए, ताकि पेशेंट वहाँ आए और रजिस्टर्ड अगर पेशेंट का होता है तो वहाँ पर आसानी से हो सके। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन का रिसेप्शन डेस्क अंदर रख दिया है ना, लैब के साथ ही अटैच कर दिया है अंदर, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। एक्सेस टू रूम वर मैनिपुलेशन और एनालिसिस सैंपल टेक प्लेस और वर हजार्ड्स केमिकल्स और अदर मटेरियल्स आर स्टोर्ड मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड और ऑथराइज पर्सन। वही चीज़ें हैं कि आपके देखो एक एक चीज़ बहुत बारीकी से लिखा हुआ है कि, है ना, तो जो भी रूम है आपके, चाहे जहाँ पर आप सैंपल का एनालिसिस करते हो वो प्लेस, है ना, या फिर आपका जहाँ पर हजार्डियस केमिकल्स हैं और अदर मटेरियल्स हैं जहाँ पर आप उनको स्टोर करते हो, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऑथराइज पर्सन ही वहाँ पर जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया और फिर कोई केमिकल्स रखा है वहाँ पर, गिर गुरा गया, कुछ हो गया, तो वो डेंजरस चीज़ें हैं, है ना, वो हार्मफुल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि ऑथराइज पर्सन ही वहाँ इंटर करे जहाँ पर आप लैब में काम कर रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो सैंपल इधर उधर होने की चांसेस है, कुछ भी हो सकता है और वो रिस्की तो है ही, तो जो काम कर रहा है ऑथराइज पर्सन है वही एंटर करे वहाँ। यूजुअली लेबोरेटरी टेक्निकल स्टाफ जो है एंड मेंटेनेंस स्टाफ ही वहाँ पर एंटर करें, वही चीज़ लिखा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एक्सेस में भी कंप्लिस्ट यूजिंग साइन ऑन डोर, है ना, तो ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपको कहाँ पर मेंशन करना है, डोर में लिख करके रखना है कि यहाँ पर एंट्री प्रोहिबिटेड है ना, या एंट्री जो है यहाँ पर हर किसी के लिए नहीं है, ऑथराइज पर्सन ही एंटर कर सकता है, ऐसे साइन बोर्ड बना करके वहाँ पर रखी जानी चाहिए, डोर में हो गया, है ना। लॉक वैन अप्रोप्रिएट एंड स्टाफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, बैज, तो जो भी पहचान का बैज है वो आप स्टाफ को पहना दो ताकि समझ पाओ कि अगर बड़े स्तर का लेबोरेटरीज है तो आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ ये अपने स्टाफ का ही व्यक्ति है जो अंदर गया है या काम कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। क्लियर है ये? चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। सर्कुलेशन पाथवे पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सर्कुलेशन पाथवे देख लो। टू आइडेंटिफाई व इम्प्रूवमेंट लेबोरेटरी डिजाइन में बी नीडेड ऑर्डर टू प्रिवेंट और रिड्यूस रिस्क क्रॉस कंटामिनेशन, है ना। देखो क्रॉस कंटामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कंटामिनेशन कैसे हो सकता है, एक सैंपल है, जैसे मैं आपको टीबी का ही ले लेता हूँ, एक स्पुटम का सैंपल है, दूसरा यहाँ स्पुटम का सैंपल है, ठीक है, इसमें टीबी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी सावधानी नहीं रखूँगा दोनों सैंपल को हैंडल करने में, तो यहाँ पर जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो इस सैंपल पे भी मैं टेस्ट लगाते समय कर सकता हूँ उसको क्रॉस कंटामिनेशन। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी सैंपल को हम हैंडल करते हैं या टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैं एग्जांपल टीबी का लिया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉलो द पाथ ऑफ सैंपल एज इट मूव्स थ्रू द लेबोरेटरीज ड्यूरिंग द प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, पोस्ट एग्जामिनेशन फेसेस टेस्टिंग, पाथवे टू एसएस इंक्लूडेड, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि सैंपल को हमें हैंडल करना है तो उसका एक प्रॉपर पाथ रहेगा ना, तो आसानी हो जाएगा कि क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहेंगे उसमें। तो सबसे पहला इसमें सैंपल कलेक्शन एरिया, तो लेबोरेटरी लेआउट विथ बोथ द रिसेप्शन एंड द सैंपल कलेक्शन रूम लोकेटेड एट द एंट्रेंस सेव टाइम एंड एनर्जी, है ना। एनर्जी और टाइम बचाने के लिए अपने को क्या करना है कि रिसेप्शन और सैम्पलिंग कलेक्शन रूम जो है वो एंट्रेंस में ही लोकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका लैब ही बिल्कुल थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में है, पेशेंट वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, ढूंढ ही नहीं पा रहा है ना,
अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो वो पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम करके टीबी मरीज दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। ये तो एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके लेबोरेटरीज़ का सैंपल कलेक्शन रूम और एंट्रेंस वो जो है आपका बिल्कुल फ्रंट में ही लोकेटेड होना चाहिए, ओपीडी के बगल में ही होना चाहिए, कुल मिलाकर के ये है अगर हॉस्पिटल है तो, है ना। सैंपल प्रोसेसिंग एरिया, हियर सैंपल आर सेंट्रीफ्यूज नीडेड, अगर सेंट्रीफ्यूज नीडेड है उसको, है ना, एलोकेटेड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड डिस्पर्स टू द अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लेबोरेटरीज फॉर एनालिसिस। आप सैंपल को डायरेक्ट लैब में भेजोगे यहाँ से सैंपल कलेक्शन के बाद, है ना। तो इसका वर्क फ्लो पाथवे जो है प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना पिछले उसमें डायग्राम से, है ना। सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत है तो वो तो लैब के अंदर ही सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, अलग से अगर आप चाहते हैं सेंट्रीफ्यूज करना तो वहाँ भी कर करके दे सकते हैं, तो उसका एरिया अलग होनी चाहिए, है। और इफ़ पॉसिबल द सैंपल प्रोसेसिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बट नियर बाय द टेस्टिंग एरिया। ठीक है, तो ये जो सैंपल प्रोसेसिंग एरिया है वो सेपरेटेड होना चाहिए, एनालिसिस से हट करके होना चाहिए ये कह रहा है, लेकिन आपके टेस्टिंग एरिया से पास में होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सैंपल सेंट्रीफ्यूज किया और लैब किसी दूसरे में वहाँ ले करके जा रहे हो आप, है ना, और सैंपल हिल गया तो फिर सेंट्रीफ्यूज का कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर से जो है मिक्स हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। स्टार्ट विथ चेंज दैट कैन बी इजली एकम्प्लिस्ड एंड हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट, है ना। ऐसे परिवर्तन शुरुआत करने से आसानी से जो है किया जा सकता है, जिससे अधिक प्रभाव हो सकता है। तो कुछ छोटी छोटी परिवर्तन है आपको करना चाहिए। सर्कुलेशन पाथवे ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लेबोरेटरीज, दिस पाथवे शुड बी असेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग कंटामिनेशन रिस्क। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन पाथवे जो बायोलॉजिकल सैंपल्स और जो आपके सेक्शंस हैं लेबोरेटरीज के, है ना, ये करने से होगा क्या कि आपके कंटामिनेशन का रिस्क जो है क्या हो जाएगा, मिनिमाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, कंटामिनेशन नहीं होगा, तो प्रॉपर तरीके से जब भी आप काम करोगे तो कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ए पॉसिबल सर्कुलेशन पाथवे ऑफ क्लीन एंड डर्टी लेबोरेटरीज मटेरियल शुड नेवर क्रॉस एंड सर्कुलेशन पाथवे ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ तो जो सर्कुलेशन पाथवे है आपका, है ना, क्लीन एंड डर्टी लेबोरेटरी मटेरियल शुड नेवर क्रॉस। जो क्लीन वाला एरिया है ना उसको क्या करना है, बिल्कुल अलग रखना है, और जो डर्टी लेबोरेटरी मटेरियल है उसको क्या करना है, अलग रखना है। ये कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस हुआ तो कंटामिनेशन के 100% चांसेस बन जाते हैं भाई, जहाँ पर क्लीन वर्क हो रहा है। अब जैसे हेमेटोलॉजिकल लैब में एक एग्जांपल सीबीसी टेस्ट की बात करूँ, आपने एक बार सैंपल लिया ईडीटी वायल में, है ना, वो ईडीटी वायल वैसे का वैसे आपको मशीन के अंदर डाल देना है। अब तो फुली ऑटोमेटेड है ना, और मशीन से निकाल देना है। तो ये तो क्लीन हो गया, यहाँ पर कोई ब्लड गिरने के चांसेस नहीं है, ना कुछ चांसेस नहीं, क्योंकि ना तो आपको कैप ओपन करना है ना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्लीन है। वहीं अगर आप दूसरा यूरिन का टेस्ट लगा रहे हो, है ना, उसका डिब्बी आप खोलोगे, नीचे गिरने के चांसेस हैं। स्पुटम का टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, अदर बॉडी फ्लूइड्स के चेंज करोगे, तो वो ये क्या है, डर्टी एरिया हो ही जाता है वहाँ पे, है ना, थोड़ा बहुत गंदगी हो जाता है। स्टेनिंग है, स्टेनिंग आप कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए, जो क्लीन, और ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। पाथवे कंटामिनेटेड वेस्ट शुड बी आइसोलेट। अगला है पोस्ट एग्जामिनेशन पाथवे। तो ये सारा काम होने के बाद एनालिसिस सैंपल द रिजल्ट मस्ट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। जो भी रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं उनको एक्यूरेटली क्या करना है, रिकॉर्ड में रखना है, प्रॉपरली फाइल्ड करके रखना है, एक एक फाइल, मंथली, ईयरली, है ना, लैब नंबर वाइज, एंड डिलीवर्ड टाइम टू द राइट पर्सन। और देना भी उसी व्यक्ति को जो राइट पर्सन है, जो आपको, क्योंकि जब आपने सैंपल कलेक्शन किया है तो उसको एक रिसिप्ट दिया होगा ना, ताकि जब आप आओ रिपोर्ट लेने तो ये रिसिप्ट लेकर के आना, ताकि हम उसके हिसाब से जो भी नंबर डाल करके प्रिंट निकाल के आपको रिपोर्ट देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने रिपोर्ट दे दी, फिर जो व्यक्ति रियल है वो आया और रिपोर्ट आपसे मांग रहा है, फिर आप परेशान हो रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम अप्रोप्रिएट द साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग द एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मैसेज शुड बी पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी डिजाइन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स में
लैब होते हैं, है ना, वहाँ पर इमरजेंसी जो भी लैब टेस्ट होते हैं, चाहे किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना हो तो अर्जेंट आते हैं ना लैब में टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट कॉल पे बतानी होती है ना। डॉक्टर कॉल करता है, पूछता है क्या रीडिंग आया, तो तुरंत बताना रहता है। तो ये मैसेजिंग जो होती है ना, हाँ, तो ये एक्यूरेट होना चाहिए कि भाई राइट तरीके से उसको कम्युनिकेट करो, आप डॉक्टर को सही रिपोर्ट बताओ। ऐसा नहीं किसी और का आपने बता दी और फिर रिपोर्ट गलत हो गया, है ना, पेशेंट का वहाँ ऑपरेशन होने वाला है, तो क्योंकि रिपोर्ट ही डिपेंड करेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जियोग्राफिक और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, है ना, इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी वर्क स्पेस डिवाइड द लेबोरेटरीज इनटू एरियाज विद डिफरेंट एक्सेस कंट्रोल इन ऑर्डर टू सेपरेट पेशेंट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल where sample are actually processed, plan और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंश्योर द बेस्ट सर्विस। तो जो भी हमारा लेबोरेटरीज है ना, उसका जो वर्क प्लेस होता है, तो उसको जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है और जो हमारे बायोलॉजिकल्स क्या हैं, सैंपल्स हैं, है ना, उनको अलग करने के लिए प्रयोगशाला को अलग अलग जो नियंत्रण वाले क्षेत्र में क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही है, डिवाइड कर देंगे अलग अलग। जहाँ जो आपके सैंपल्स हैं उनको आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, है ना, वहाँ स्थानीय संगठन की योजना बनाए जो सर्वोत्तम सेवा सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा, जो प्लान हम बनाएंगे, है ना, तो ये इंश्योर करना है कि बेस्ट सर्विस हम किस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अगर सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसलिए हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। और ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी कंसीडर्ड, है ना, ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी के लिए क्या क्या चीज़ें कंसीडर है। पहला है डेलिनेशन ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, मतलब प्रयोगशाला की गतिविधि का परिसीमन। केयर शुड बी टेकन आइदर ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन ए सिंगल रूम और टू क्लियरली डेलिनेट बेंच स्पेस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी मेजर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ सैंपल। वही बात फिर आ गया कि जो भी गतिविधि वहाँ पर हो रहे हैं संबंधित, है ना, या तो क्या होगा, एक ही कमरे में सामूहिक करेंगे या फिर विशिष्ट गतिविधि के लिए बेंच स्पेस को स्पष्ट रूप से हम परिभाषित कर देंगे, है ना। इन बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि नमूने के जो है, जो भी सैंपल हमारे पास आया, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने का एक उपाय इसमें होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन ऑफ सर्विस रूम। तो जो सर्विस रूम का लोकेशन, सर्विस रूम टू एकोमोडेट ऑटोक्लेव, जैसे कि ऑटोक्लेव हो गया, है ना, सिंक फॉर क्लीनिंग ग्लासवेयर, है ना, ग्लासवेयर को क्लीन भी करोगे उसके लिए सिंक, प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन का जो कल्चर मीडिया बनाने का रूम होता है, एंड सो ऑन, बाकी चीज़ें भी जो और होती हैं। शुड बी लोकेटेड इन ए सेंट्रल एरिया, जैसे कि मैं मैप में दिखाया था ना, सेंट्रल एरिया टू मिनिमाइज डिस्टेंस एंड फैसिलिटी सर्कुलेशन, पाथ ऑफ मटेरियल्स सैंपल एंड गुड्स। जो भी मटेरियल्स हैं, सैंपल हैं, या फिर उनको लाने ले जाने के जो पाथ हैं, वो उनका ज़्यादा दूरी भी होना नहीं चाहिए, है ना, और मिनिमाइज होने चाहिए उनके डिस्टेंस, ताकि काम करने में आसानी हो। ठीक है, ए रेस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर शुड बी डिजाइंड ओवर्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस रूम, है ना, तो एक जो है रेस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर उसमें डेजिग्नेटेड होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को क्या करें, मैनेज करें, है ना। आगे चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं। हाँ, लोकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विथ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सचेस, जैसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, लोकेशन एक्टिविटीज़ विथ स्पेसिफिक। अब कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसकी लोकेशन जो है हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है, ठीक है भाई, इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, नीड्स टू बी लोकेटेड सेपरेट स्पेस, है ना, इसको सेपरेट स्पेस चाहिए विथ एटलीस्ट 2 रूम, 2 रूम तो एटलीस्ट होना चाहिए, सो दैट जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट, है ना, इज नॉट परफॉर्म द सेम रूम वर द सब्स्टिट्यूट स्टेप्स प्रिपरेशन ऑफ द रिएजेंट मिक्स एंड डीएनए एप्लीकेशन आर परफॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों काम में क्या है, सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का काम।
अगला है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, डार्क रूम की ज़रूरत होता है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ, विच मस्ट नॉट बी यूज स्टोरेज एंड स्टोर मटेरियल अदर केमिकल। यहाँ पर हम अदर केमिकल्स और स्टोर के लिए स्टोरेज की तरह हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के लिए अलग है। अगला है अल्ट्रावायलेट एलिमिनेशन सिस्टम फॉर डीएनए जेल फोटोग्राफी। इसके लिए रिक्वायर्ड होगा डार्क रूम की, है ना, एंड अप्रोप्रिएट आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की भी ज़रूरी होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक हैं जिनकी लोकेशन हमें सेपरेट रखना है या अलग से रखना है। अगला स्पेशल प्रोविजन फॉर इक्विपमेंट, है ना। द लेबोरेटरी डायरेक्टर एंड सेफ्टी ऑफिसर मस्ट कंसिडर स्पेशल नीड फॉर इक्विपमेंट व्हेन डिजाइनिंग लेबोरेटरी स्पेस समथिंग ऑफ कंसिडर। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, जो भी इक्विपमेंट आप लैब में रखने जा रहे हो उसके हिसाब से आपके लैब की डिजाइनिंग होनी चाहिए, है ना। चाहे वो मशीन को, अब भारी भरकम मशीन आप ले आए, उस हिसाब से आपने डोर को डिजाइन नहीं किया है। अब मशीन तो ले आए, अब ये डोर के अंदर मशीन आपका जा ही नहीं रहा है। हम्म। दूसरा चीज़ है आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ये भी उस हिसाब से होना चाहिए कि जो भी मशीन आपका आ रहा है उस मशीन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितनी चाहिए है, किस तरीके का चाहिए है, अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए है, वो भी तो मायने रखता है, हैं? किस तरीके से उसको रखना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सेस टू इक्विपमेंट एंट्री एंड मेंटेनेंस, भाई बोला है मैं, सो द नो फिजिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए फॉर एक्सेस, है ना, उसको लाने ले जाने के लिए, सच जैसे कि डोर हो गया, एलिवेटर साइज हो गया। समझ में आ रहा है। मेंटेनेंस के लिए या फिर न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, बता दिया मैंने। पावर सप्लाई वही चीज़ है, कंसीडर नीड स्टेबल पावर सप्लाई होना चाहिए। अगर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, तो पावर सप्लाई अगर कट हो गया तो मशीन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसिबल मशीन है। समझ में आ रहा है। उसके लिए बैकअप पावर होना चाहिए, बेशक वो आपके पास जो भी हो गया, सोलर एनर्जी होता है आजकल तो, है ना, या फिर जनरेटर तुरंत ऑन हो जाता है। बाकी यूपीएस तो होता ही है इमरजेंसी के लिए, है ना, ठीक है। अगला है मैनेजिंग डिस्पोजल ऑफ लिक्विड फ्रॉम इक्विपमेंट। इसके लिए मैं अपने लेबोरेटरीज में खुद ने प्रॉपर तरीके से, जैसे एक मशीन यहाँ पर है ना, इस मशीन से जितना भी वेस्ट लिक्विड निकलता है, इसमें से एक पाइप निकला हुआ है, तो इस पाइप को डायरेक्ट हम एक टैंक से जोड़ा हुआ है ना, एक बड़ा टैंक बनाया है। तो इस, जैसे बायोकेमिस्ट्री का ये मशीन है, तो इस टैंक से हमने जोड़ दिया है। तो जितना भी वेस्ट आता है इस टैंक में इकट्ठे होते रहते हैं। इस टैंक को हमने बाहर निकाल दिया है यहाँ से, है ना, आउटलेट, और यहाँ पर एक वाल लगाया हुआ, तो ये वाल बंद रहता है ना। यहाँ पूरा इकट्ठा होता रहेगा, फिर यहाँ से हम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन डालेंगे, आधे घंटे ट्रीट करेंगे इसको, देन ये पूरा ट्रीट होने के बाद जितने भी हार्मफुल यहाँ पर डेंजरस लिक्विड वेस्ट इकट्ठा हुआ है, डिकंटामिनेशन होने के बाद ही हम इसको यहाँ से वाल खोल करके बाहर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है प्रॉपर गाइडलाइन होता है, क्योंकि इसमें देखो रिएजेंट भी है मिक्स और आपके सैंपल भी है ना, दोनों चीज़ें मिक्स होकर के आपका यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि मैनेज कैसे करना है डिस्पोजल ऑफ लिक्विड इक्विपमेंट्स को, ठीक है। पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम की मदद से। फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ प्रेमाइसेस एंड रूम्स, परिसर और कैमरों के भौतिक पहलू। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, द लेबोरेटरी मस्ट बी डिजाइन इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए थ्रू आउट विद द एक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम, है ना, एंड एटिक्यूट स्पेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पीपल, लेबोरेटरीज, कार्ट्स एंड ट्रॉलीज, ठीक है। तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सर्कुलेशन का स्पेस होना चाहिए, आने जाने के लिए तो वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए। और जो भी लेबोरेटरीज़ के कार्ड्स आते हैं ना या ट्रॉलीज आते हैं, उनको लिए भी सर्कुलेशन के लिए, लाने ले जाने के लिए जरूर, ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया तो वहाँ पर कोई ना तो सर्विस करने कोई आया तो उसको जगह नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए व्यक्ति को जगह नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूम शुड हैव हाई सीलिंग, है ना, टू इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, हाई सीलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, एंड वॉल एंड सीलिंग शुड बी पेंटेड, है ना, पेंटेड होना चाहिए विथ वॉशेबल ग्लॉसी पेंट से। समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने चूना लेकर के आया और पुताई कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉशेबल होना चाहिए, ग्लॉसी पेंट होना चाहिए, और कोटेड विथ ए मटेरियल सूटेबल फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है।
द फ्लोर मस्ट आल्सो ईजी टू क्लीन डिसइंफेक्टेंट एंड हैव नो एज बिटवीन द वॉल एंड फ्लोर। वॉल एंड फ्लोर का बहुत बेसिक तरीके से ध्यान रखना है, और आपका जो फ्लोर है वो क्या है, जो टाइल्स होनी चाहिए है ना, वहाँ पर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, और वॉल में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ें वहाँ पर पनपने ना पाए। उसको आप प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट भी कर पाओ, क्योंकि जब साफ़ सफाई होता है तो डिसइंफेक्टेंट ऐसे ही होगा। अभी तो हम आगे देखेंगे भी, जो वर्क बेंच होना चाहिए, आप लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुड इस्तेमाल नहीं कर, ये सारी चीज़ें आएंगी, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, है ना। अगला है, हाँ ये आ गया ना, वर्क बेंच। ठीक है, देखो मोटे मोटे तौर पर देख लो, जो वर्क बेंचेस होने चाहिए लेबोरेटरीज में, शुड बी कंस्ट्रक्टेड मटेरियल ड्यूरेबल, है ना, इजी टू डिसइंफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए आपके, कि एक तो ड्यूरेबल है मटेरियल्स, है ना, कंस्ट्रक्टेड जो भी करोगे मटेरियल्स, और वो डिसइंफेक्टेंट आप उसको आसानी से कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ऐसे मटेरियल आप लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको आप डिसइंफेक्टेंट नहीं कर पाओ। भाई आप लकड़ी रख लिए, अब डिसइंफेक्टेंट जितने होते हैं वो लिक्विड होते हैं, आप उसको यूज करोगे वहाँ, या तो वो ख़राब हो जाएगा लकड़ी, है ना, और कंटामिनेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इफ़ द लेबोरेटरी बजट अलाउ, अगर लेबोरेटरी बजट जो है अलाउ करता है, तो सेरेमिक टाइल्स आर गुड मटेरियल्स, ये आपको पूछे जा सकते हैं ना। सेरेमिक टाइल्स जो हैं गुड मटेरियल्स होते हैं बेंच टॉप के लिए। तो जो भी हम बेंच टॉप इस्तेमाल करेंगे, बेंच टॉप समझ रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम काम करेंगे, है ना, खड़े होकर के काम कर सकते हैं, बैठ कर के काम कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है ना। कई जगह पर लैब के सेंट्रल में होता है, कई जगह पर वाल से सटा हुआ बना के देते हैं। ठीक है, एज दे आर इजी टू क्लीन, आसानी से क्लीन कर सको उसको, रेजिस्टेंट टू डिटोरिएशंस फ्रॉम हार्श डिसइंफेक्टेंट एंड एग्रेसिव क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इजी होना चाहिए, जो भी आप क्लीनिंग मटेरियल्स आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे ये उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी आप वर्क बेंच इस्तेमाल करोगे मटेरियल्स, है ना। साधारण तरीके से कोई भी आप अगर जैसे मैं बोल लूँ मेटल भी आप यूज करोगे, तो वो भी उसको नुकसान हो सकता है ना। लकड़ी करना ही नहीं है ना, साधारण पत्थर आपने इस्तेमाल कर लिया, उससे बनवा लिया, वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। हाउएवर बी अवेयर दैट ग्रोथ बिटवीन देम, ठीक है, कंज्यूमर हार्बर कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली, मतलब जो भी वर्क बेंच है उसको रेगुलरली कंटामिनेशन करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए उसको। देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वुड शुड नॉट बी यूज्ड, लकड़ी इस्तेमाल नहीं करना, एज इट इज़ नॉट ईजी टू क्लीन डिसइंफेक्टेंट, इसको आसान नहीं होता है क्लीन करना या डिसइंफेक्टेंट करना, एंड विल डिटोरिएट ओवर टाइम व्हेन सेपरेटली एक्सपोज डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट, वुड आल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेटेड व्हेन वेट और डैमेज, अगर गीला हो गया, अगर डैमेज हो गया, तो इसमें कंटामिनेटेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल तो नहीं करना। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील, है ना, मेटल्स की बात मैंने कर दी, बेंच टॉप स्टील विथ रस्ट, है ना, व्हेन वाश्ड विथ क्लोरीन, क्लोरीन से अगर आप वाश करोगे तो रस्ट होने के चांसेस है, जंग वगैरह लग जाएगा। एडवाइजेबल ऑर्गेनाइज वर्क बेंच अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनालिसिस और परफॉर्म adequate space benchtop equipment and enough space place standard operating procedure while in use displayed job aids in areas where microbiology procedure perform workbench should be separated according to the different type of sample pathogens and analyze order to minimize risk क्रॉस कंटामिनेशन। वही चीज़ें हैं कि बेंच जो भी आप बनाते हो वर्क बेंच, वो लेबोरेटरीज वाइज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो सेपरेटली सबके अलग अलग होते हैं, है ना। आपने लैब देखे होंगे बड़े बड़े सेंटर में, कैसे सारी चीज़ें बने होते हैं, उसमें आपका सारी चीज़ें कुल मिला करके वेल मैनेज्ड रहते हैं, है ना। सिंक भी आप देखोगे वहाँ पर प्रॉपर वॉशिंग के लिए एरिया होता है, बर्नर के लिए एरिया होता है, चाहे कल्चर के लिए, सारी चीज़ों का आपने देखा होगा ना। यहाँ पर एक्सप्लेन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली जब आप लैब में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। NABL ज़्यादातर आप लैब देखोगे, या मेडिकल कॉलेज में जब आप जाओगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो एक बार ज़रूर आप विजिट करोगे तो देखो, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं, आप इनको ऑब्जर्व नहीं करोगे आप समझ नहीं आएगा।
ये पढ़ने मात्र से नहीं होता है, ये आपको ऑब्जर्व भी करने होते हैं लैब में। क्लीनिंग, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, साफ सफाई वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो एरियाज लेबोरेटरी क्लीन एंड मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। एग्जांपल ऑफ एरियाज नीड्स डेली अटेंशन देना है, जैसे कि बेंच टॉप जहाँ पर आप काम कर ही रहे हो, है ना, सैंपल हैंडल कर रहे हो, रिएजेंट हैंडल कर रहे हो, वहाँ कुछ गिर भी सकता है, सैंपल गिर सकता है, सब चीज़ें होती है। तो डेली बेसिस पे जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तो कंटामिनेशन के चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा क्रॉस कंटामिनेशन के, जो सैंपल पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था वो भी पॉजिटिव आ सकता है, ये कई बार होता है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने टीबी का एग्जांपल बता दिया, थोड़ा बहुत भी अगर नीचे गिर गया, आपने ध्यान नहीं दिया, साफ सफाई नहीं किया है, तो फ्रेश सैंपल जो पॉजिटिव नहीं होना था वो भी पॉजिटिव आ सकता है। तो डिसइंफेक्टेंट से आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। अगर स्पिल हो गया सैंपल या रिएजेंट गिर गया तो उसको भी स्पिल मैनेजमेंट में मैंने बताया किस तरीके से स्पिल मैनेजमेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फ्लोर्स जो है उसको यूजुअली क्लीन करना है, क्लीनिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है वो तो, है ना। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस अलाउ टू टेक्निकल स्टाफ, डिसइंफेक्टेंट फ्लोर्स द एंड ऑफ द डे, काम खत्म होने के बाद या शुरू करते समय इसको ध्यान रखना है ना। अदर एरिया लेबोरेटरी शुड बी क्लीनिंग वीकली मंथली बेसिस पे, जो अदर एरियाज हैं उनको ध्यान रखना है डिपेंडिंग ऑन लेबोरेटरी कंडीशन। फॉर एग्जांपल सीलिंग हो गया, वाल हो गया, है ना, वीकली जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है इनको साफ़ सफाई करने के लिए, है। ठीक है। बाकी तो जो फ्लोर हैं और बेंच टॉप है इनको तो डेली बेसिस पे करनी ही करने, और शिफ्ट है तो शिफ्ट वाइज भी होती है ना, मॉर्निंग दोपहर इवनिंग, ऐसे शिफ्ट वाइज भी क्लीनिंग होती है। तो एन के गाइडलाइन में भी शायद मेरे ख्याल से है ये, ठीक है। तो क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट भाई लेबोरेटरी इस एरिया के लिए, और इसको रिकॉर्डेड भी रखना है, क्योंकि चेकलिस्ट बनती है ना, तो उसमें हाँ क्लीनिंग हुआ तो क्लिक करते जाते हैं, इतने बजे हुआ, इतने बजे हुआ। 3 शिफ्ट में होना है तो तीनों शिफ्ट में होगा, अगर 24 घंटे वर्किंग है तो 3 शिफ्ट में तो कंपलसरी है क्लीनिंग होनी ही होनी है, बेंच टॉप की और फ्लोर की, ठीक है। डेट एंड नाम कौन किया है उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन रहे, हाँ इन्होंने सफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये निगरानी में भी रखना है कि सफाई कर्मचारी ने किया है, ऐसे नहीं कि उन्हें टिक लगा दिया, आपने देखा ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम, अब हम आते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ डेवलपिंग लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम, डेवलपिंग करना है कि लेबोरेटरी सेफ्टी का प्रोग्राम, है ना। ओपन रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपिंग सेफ्टी प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स फॉर द लेबोरेटरी असाइन लेबोरेटरी सेफ्टी ऑफिसर। तो इससे होगा क्या, अब हॉस्पिटल है तो उसमें तो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लेकिन लैब की अगर हम केवल बात करें तो इसमें सेफ्टी ऑफिसर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करेगा, इन अगर स्मॉलर लेबोरेटरीज में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द लेबोरेटरी सेफ्टी में फॉल टू द लेबोरेटरी मैनेजर और इवन टू क्वालिटी ऑफिसर्स, द स्टेप डिजाइनिंग ऑफ द सेफ्टी मैनेजर प्रोग्राम इंक्लूडेड, है ना। तो इसमें जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स रहेंगे इसकी जानकारी इनको रहेगा ऑफिसर्स को, और ये बीच बीच में आपको ट्रेन करेंगे और ऑडिट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि भाई अगर बीच बीच में कोई नई चीज़ आ रही है तो उस पर भी ये उसको वहाँ पर अलाउ करेंगे और फंक्शनिंग में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए डेवलपिंग मैनुअल एंड प्रोवाइड रिटर्न प्रोसीजर टू सेफ्टी एंड बायो सेफ्टी ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरीज में ये रिटर्न में जो है उसको मैनुअल बना करके देंगे, ठीक है, प्रोसीजर किस तरीके से सेफ्टी और बायो सेफ्टी को फॉलो करना है ना, गाइडलाइन के साथ, ताकि वो रिटर्न में रहे और उसका फाइल बना रहे, मेंटेन रहे। ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी ट्रेनिंग एक्सरसाइज, है ना, ऑर्गेनाइज करना है इनका, बीच बीच में इनका काम रहेगा कि ट्रेनिंग देना है, एक्सरसाइज देना है, जो भी टेक्निकल स्टाफ है उनको अवेयर करना है पोटेंशियल हजार्ड्स, हाउ टू अप्लाई सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स, है ना, किस तरीके से अलाउ करना है, निडल स्टिक इंजरी हो गया, बाय स्पिल हो गया, या बायो मेडिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, फायर आग लग गया, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग ये देंगे। शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, है ना, यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या क्या सावधानी रखना है, इन्फेक्शंस कंट्रोल, केमिकल एंड रेडिएशन सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ये यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। हाउ टू डिस्पोज, देखो हजार्डियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है ना, इमरजेंसी अगर हो गया तब क्या करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है यहाँ पर, है ना, इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काम तो कर ही रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब चीज़ें आएंगी।
अगला है सेटिंग अप प्रोसेस टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट। दिस प्रोसेस शुड इंक्लूड इनिशिएट रिस्क असेसमेंट, है ना, एज वेल एज ऑनगोइंग लेबोरेटरी सेफ्टी ऑडिट टू लुक फॉर पोटेंशियल सेफ्टी प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं आपके लेबोरेटरीज में, है ना, उसको संभावित मान करके, ठीक है, इनिशिएट करना है और असेसमेंट करना है रिस्क मैनेजमेंट को कि क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल बेफिक्री नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें लैब में तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। ये अगर आपका व्यू रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, फिर अगर संकट आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, उसको तो फिर झेलना ही झेलना है। जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, देखो भाई क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। जनरल सेफ्टी इक्विपमेंट्स में सबसे पहला आता है सेफ्टी ऑफिसर शुड बी असाइंड responsibility for ensuring that there adequate supply appropriate equipment for safety और biosafety such as। देखो पहला क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मैंने ये प्रॉपर वीडियो भी बनाया इसके ऊपर। पीपीई किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विश एंड फायर ब्लैंकेट्स, ठीक है, ये होनी ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट स्टोरेज एंड कैबिनेट्स फॉर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक केमिकल्स, जो भी फ्लेमेबल और टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसके लिए स्टोरेज का कैबिनेट ही अलग होना चाहिए। दूसरे केमिकल के साथ इनको आप मिक्स नहीं कर सकते, या सनलाइट में या फिर लाइटिंग के कांटेक्ट में इनको नहीं लेकर के आते हैं ना, क्योंकि फ्लेमेबल है, आग जल्दी लग जाता है, टॉक्सिक केमिकल है, जहरीला है, ठीक है। आई वास्ट एंड एमरजेंसी शॉवर होना बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं कुछ घटना घट गया, है ना, तो इसके लिए शॉवर होना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट डिस्पोजल सप्लाई एंड इक्विपमेंट, फर्स्ट एड इक्विपमेंट, ये तो मस्ट है, होना ही चाहिए हर लेबोरेटरीज में, फर्स्ट एड किट कंपलसरी है, ठीक है। तो जनरल जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके लैब के अंदर होनी चाहिए। ये भी आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस, देखो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिस क्या क्या होती है, ये भी आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से होगा, आप लोग पढ़ते होंगे। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रैक्टिसेस में क्या क्या आते हैं, पॉलिसीज शुड बी पुट इन प्लेस आउटलाइन द सेफ्टी प्रैक्टिसेस बी फॉलोड द लेबोरेटरीज। स्टैंडर्ड लेबोरेटरी सेफ्टी प्रैक्टिस इंक्लूड, पहला है लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज के अंदर लिमिटेशन होना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए एक्सेस की, है ना, कि हर कोई ऐसे नहीं है कि आ गया चला गया, आ गया चला गया, ऐसे नहीं, ठीक है, इसका एक दायरा तय होता है। अगला है वॉशिंग हैंड आफ्टर हैंडलिंग इन्फेक्शियस एंड हजार्डियस मटेरियल एंड एनिमल। अगर ऐसा कुछ आप यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, हैंड को वॉश करना है। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, तब भी आपको वॉश करना है। बिफोर लीविंग द लेबोरेटरीज, तब भी आपको वॉश करना है ना। प्रोहिबिटिंग ईटिंग, आपको ईटिंग नहीं करना है लैब के अंदर, ड्रिंकिंग नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। हैंडलिंग, ठीक है, तो इसमें एंड अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स इन वर्क एरियाज, प्रोहिबिटिंग माउथ पिपेटिंग, ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आपका माउथ पिपेटिंग तो प्रॉपर तरीके से ये प्रोहिबिटेड है ही है, और अब तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। यूजिंग टेक्निक्स दैट मिनिमाइज एरोसोल स्पेल्स प्रोडक्शन व्हेन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, बायोसेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल करना है, शुड बी यूज वेन एवर देयर पोटेंशियल टू एरोसोल, अगर चांसेस है, ऐसा कुछ है, क्रिएशंस हो रहा है, तो आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में है क्या क्या चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रिवेंटिंग इन्हेलेशन, है ना, कोई भी चीज़ इन्हेलेशन को प्रिवेंट करना है। एक्सपोजर बाय यूजिंग केमिकल फ्यूम, है ना, हुड्स और अदर कंटामिनेटेड डिवाइसेस फॉर वेपर गैसेस एरोसोल्स फ्यूम्स डस्ट और पाउडर्स, ये सब चीज़ें जो है इनको कोशिश करना है कि आपको इन्हेलेशन नहीं हो आपको, है ना, तो इसके लिए आप मास्क इस्तेमाल करते हो, पीपी किट में तो वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉपरली स्टोरिंग केमिकल अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड कंपैटिबिलिटीज़, स्टोरेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे केमिकल्स हो गया, है ना। पॉसिंग स्पेशल हजार्ड्स रिस्क शुड बी लिमिटेड टू मिनिमाइजिंग क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स स्टोर्ड अंडर अप्रोप्रिएट सेफ्टी। मतलब कुल मिलाकर के ये है, जो भी केमिकल्स आपके पास आए हैं तो कम मात्रा में कहीं स्टोर करना है, ज़्यादा मात्रा में कहाँ स्टोर करना है, उसका गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से आपको होना चाहिए, ठीक है।
सिक्योरिंग compressed गैस सिलेंडर एट ऑल टाइम्स, डिकंटामिनेटिंग वर्क सरफेस डेली, ये तो पढ़ ही लिया हमने, है ना। डिकंटामिनेटिंग ऑल कल्चर स्टॉक्स अदर रेगुलेटेड वेस्ट बिफोर डिस्पोजल वाया ऑटोक्लेव, है ना। केमिकल डिसइंफेक्शंस इंसिनरेटर और अदर अप्रूव्ड मेथड। तो डिकंटामिनेशन के हर किसी जो वेस्ट होता है उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, तो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन से उनका वेस्ट अपने को करना है। इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इंसेक्ट एंड rodent control program using PPA such gloves, masks, goggles, face shield and laboratory coat when working in the laboratories, ये तो मस्ट है। प्रोहिबिटिंग सैंडल्स एंड ओपन टोड शूज टू बी worn while working in the laboratories, ये भी मस्ट है। डिस्पोजिंग ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल एंड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेबोरेटरी पॉलिसीज ना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सेफ्टी प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए, मस्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर एंड एक्सरसाइज। मंथली एंड ईयरली एक्सरसाइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बाय फायर ड्रिल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मंथली और ईयरली होना चाहिए। फायर ड्रिल होना चाहिए, है ना, अलार्म बजा करके देखो और सब फायर के इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेबोरेटरीज, है ना, एवैक्यूएशंस प्रोसीजर, एवैक्यूट कैसे कर सकते हो अगर ऐसी घटनाएं घट गई तो कैसे बचाओगे, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज ओशन ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर्स एंड एम्फेसाइज रिस्क ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ एंड रिव्यू विथ देम द स्पेसिफिक प्रोसीजर एवेल्यूशंस, ये सब चीज़ें करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट, लेबोरेटरी में जितने भी वेस्ट में हो रहे हैं क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, सारे के सारे डेंजरस मटेरियल्स, लिक्विड हो गए, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, मस्ट बी ट्रीटेड स्पेसिफिक वे बिफोर डिस्पोजिंग, है ना। सेपरेट वेस्ट हर एक चीज़ का अलग अलग होनी चाहिए जो कि हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि शार्प हो गया, नीडल्स हो गया, ब्रोकन ग्लास वेयर्स, और बाकी जितने भी वेस्ट निकलते हैं उनका सब गाइडलाइन अपने को पता है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लेबल, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल नेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड लेबल होते हैं, मैनी लेबल्स दैट गिव वार्निंग, है ना, और इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन, तो ये लेबल्स जो हैं हम सबको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे कि लेबल क्यों ज़रूरी है ना। बायो हजार्ड्स के लेबल्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के, डेंजरस केमिकल्स के, सब चीज़ों के लेबल्स होते हैं, तो उससे मालूम चल जाता है कि हाँ भाई ये डेंजरस चीज़ है, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे सावधानी रखना है। अगर लेबल लगा है किसी चीज़ में पर्टिकुलर जगह पर या किसी चीज़ पर तो हम अलर्ट हो जाते हैं उसके लिए, कुल मिलाकर के है। तो इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड रहते हैं लेबल, है ना। उसका लिस्ट जो है वेबसाइट पे प्रोवाइड है, लेबल कैन बी फाउंड इन द रेफरेंस रिसोर्सेज सेक्शन से आप उसको देख सकते हो। और ये लेबल के बारे में अभी मेरे ख्याल से एग्ज़ाम हुआ है DSSB RRB, वहाँ पर ये पूछा गया है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लेवल अलग से पढ़ लेंगे कभी। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, है ना, रिस्क के आइडेंटिफिकेशन। लेबोरेटरीज आर हजार्डियस एनवायरनमेंट, लेबोरेटरीज तो है ही है ना। लेबोरेटरी वर्कर्स encounter a significant number of risk which vary with the type of activities and analysis are performed, तो जो भी लेबोरेटरीज में काम कर रहा है ना, उसमें रिस्क बहुत सारे हैं, उनको अपने को आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ रिस्क हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ से हो सकते हैं, है ना, उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं या ना हो, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट कंपलसरी है, होना ही चाहिए लेबोरेटरीज के अंदर, डायरेक्टर मैनेजर को ज़रूरी है। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा रिस्क टू लेबोरेटरीज एम्प्लॉयज़, है ना। असिस्टेंस फ्रॉम द सेफ्टी ऑफिसर नीडेड अप्रोप्रिएट पोटेंशियल रिस्क एंड इनकॉर्पोरेट अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स, तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करेगा तो उससे होगा क्या कि अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसको इस्तेमाल में लेकर के आएंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डेवलप सेफ्टी प्रोसीजर दैट डिस्क्राइब्ड व्हाट टू डू इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी, कंटामिनेशन, अगर ऐसा कुछ होता है कि केस, इससे ये मालूम चलेगा कि हमें उस, अगर ऐसा हो गया तो उसमें करना क्या है, कुल मिलाकर के ये, है ना।
इन एडिशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द कीप रिकॉर्ड स्टाफ एक्सपोजर। अगर कोई ऐसा केस हुआ है तो उसके लिए अलग से रजिस्टर्ड होता है ना। रजिस्टर में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अगर कोई जैसे आई एक्सपोजर हो गया है ना, या निडल स्टिक इंजरी हो गया, तो उसको हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं। कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस पेशेंट के साथ हुआ, सारा चीज़ डेट टाइम सब मेंशन करते हैं, ताकि उसमें प्रॉपर हम जो है फॉलोअप आगे जा करके ले सकें उसमें, है ना। द आउटकम ऑफ स्टडी फिजिकल रिस्क इनकाउंटर टू द लेबोरेटरी स्टाफ वाज कंडक्टेड बाय द हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफिसर लेबोरेटरी सेफ्टी सोनेल चार्ट। हाँ ठीक है, वो कुछ डिस्कवर किया गया है या जांच किया गया है, डिस्कवरी बोलेंगे, हाँ ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ दिया है चार्ट में, जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये है ना। तो ये दिखाया गया है इसमें कि कहाँ कहाँ परसेंटेज वाइज केमिकल एक्सपोजर, आई इंजरी, है ना, निडल पंचर, एनिमल बाइट, बर्न, अदर एलर्जी, ये सब जो हैं इसमें रिस्क के परसेंटेज दिए हैं। तो ये आप लोग इसको देख लीजिए, है ना। तो मेरे को नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट आपको एग्जाम में पूछेगा, फिर भी पता होना चाहिए। फिजिकल हजार्ड, देखो फिजिकल हजार्ड में आपके लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल इंजरी, लेबोरेटरी स्टाफ, है ना, जैसे कि कोई भी इक्विपमेंट्स हो सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। ऑटो के लिए हो सकता है, सेंट्रीफ्यूज हो सकता है ना, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, फ्यूम हुड्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको भी अपने को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना है या उनका यूज करना है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपने सेंट्रीफ्यूज कवर ओपन करके उसको इस तरीके से चालू कर झांक के देख रहे हो या हाथ रख दिया उसमें, तो आपको वो नुकसान कर सकता है ना। सम इक्विपमेंट्स कैन एमिट डेंजरस माइक्रोवेव रेडिएशन नॉट प्रॉपरली यूज फॉर मेंटेन्ड, है ना। तो ये भी रिस्क है एक, इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है आपको, ठीक है। हाँ, स्टोरेज एंड कंप्रेस्ड गैस लेबोरेटरी रिक्वायर्स प्रिकॉशंस यूनिक ऑफ द अनयूजुअल कंटेनर्स विच दिस मटेरियल्स कीप्ड देयर हाई प्रेशर, they are subject to cylinder are kept chained to the wall so that they cannot fall over, किसी के ऊपर गिरे ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना। अगर कोई सिलेंडर यूज हो रहा है ना, सेफ्टी कैप उसमें होनी चाहिए, सिक्योर्ड होनी चाहिए, वाल के साथ उसको अटैच करके और क्लैंप करके रखो ताकि वो गिरे ना किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये फिजिकल हजार्ड्स हैं। निडल एंड साफ, देखो इसके बारे में मैं आपको बिना पढ़े ही सारी चीज़ बता देता हूँ। निडल के बारे में मैंने बता दिया, सांप के बारे में, है ना। तो निडल स्टिक इंजरी होता है, ये रिस्क है लेबोरेटरीज में सबसे ज़्यादा सैंपल कलेक्शन करते समय। रिकैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि मस्ट है ना। अगर आप रिकैपिंग करते भी हो तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, जो कि हमने प्रैक्टिकली बताया है ना। और कोई शार्प है जैसे ग्लासेस हो गया, है ना, या ये सारी चीज़ें हो गए, तो उनको प्रॉपर तरीके से हमें इस्तेमाल करना है और लेबलिंग करना है। वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अवॉइड रिकैपिंग दिया हुआ है ना, अवॉइड करना है उसको। ये सब चीज़ें बाद में आप पढ़ लेना, इसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि इनका कैसे और देखो निडल हो गया और ये शार्प, तो जो ग्लास के शार्प हैं उनको तो आपको पता है, ठीक है। जो निडल हो गए, अब इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पंक्चर प्रूफ वाइट कलर का जो हमारे पास आता है ना, उसको हम यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ दिखे कि आपका निडल है वहाँ पे, है ना। और जो भी मेटल के शार्प चीज़ें हैं, मेटल के जितने चीज़ें हैं, चाहे वो स्काल्पल हो गए आपके, है ना, सीजर्स हो गए, ये सब चीज़ें जो मेटल्स वाली चीज़ें हैं, जितने शार्प चीज़ें हैं, वो हम वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट बकेट उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम बायोमेडिकल वेस्ट में पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। अब जो आपका आता है ग्लासेस के, है ना, तो जैसे एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ, 2 मीटर को। जैसे ये आपका रेड हो गया, तो रेड में जितने रिसाइकल हो सकते हैं, है ना, रिसाइकल वाली चीज़ हम रेड में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के जो कंटामिनेटेड नहीं है वो हम रेड में इस्तेमाल कर लेते हैं। येलो तो आपको पता ही है ना, येलो में आपके ब्लड से सने गूंजे ये सब टिश्यू वगैरह सब हम येलो में इस्तेमाल करते हैं।
अब आपका आ गया ब्लू, है ना। तो ये है आपका ब्लू जिसमें आप ग्लास को इस्तेमाल करोगे। शार्प जितने ग्लास के मटेरियल्स हैं, शार्प्स हैं, वो आप ब्लू वाले डस्टबिन में डालोगे, है ना। ठीक है, ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड। और वाइट कलर के जो ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बकेट है, वो आप इसमें जो भी मेटल के शार्प हैं वो आप इस्तेमाल करोगे। बाकी जो आपके ड्राई और वेट, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना ऑलरेडी। तो आप वो लेक्चर देखोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिए हैं। लिक्विड वेस्ट, केमिकली कंटामिनेटेड, केमिकल कंटामिनेटेड, डिस्पोज रेगुलरली, सॉलिड वेस्ट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है, प्लास्टिक, ग्लास वेयर। ठीक है, अब आ गया आपका केमिकल हजार्ड्स, है ना। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल प्रोसेस रियल थ्रेट हेल्थ एंड सेफ्टी लेबोरेटरी स्टाफ, ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं केमिकल हजार्ड्स, है ना। देर आर थ्री मेन रूट्स बाय विथ केमिकल एंटर द बॉडी, तीन रूट्स कौन कौन से हैं ये आपको एग्जाम में पूछेगा केमिकल हजार्ड्स के। पहला है इनहेलेशन, आप उसको कर सकते हो। दूसरा है एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन के थ्रू जा सकता है, या इंजेक्शन। ठीक है, इनहेल अगर करोगे तो दिस इज मेजर रूट ऑफ द एंट्री वर्किंग विथ सॉल्वेंट, ग्रेट रेपिडली ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हेन फ्यूम्स आर इनहेल, है ना। तो नाक से, मुंह से आप इनहेल कर लिए उसको, तो ये डेंजरस हो सकता है। और दूसरा स्किन के कांटेक्ट में अगर आ गया, है ना, सिस्टेमिक पॉइजनिंग कंडीशन दैट स्किन डिटरमाइंस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल केमिकल्स, द रिस्क ऑर्गेनिक लेड हो गया, है ना, सॉल्वेंट सच एस जाइलिन हो गया, मेथाइल क्लोराइड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको, पेस्टिसाइड्स हो गए, साइनाइड्स हो गए। उसके बाद है इंजेक्शन, जो कि एक्सीडेंटल अगर आपने इंजेक्शन कर लिया, उसको निगल लिया, है ना, जनरली ड्यू टू पुअर हाइजीन प्रैक्टिस कहलाएगा ये आपका। सच एज ईटिंग एंड स्मोकिंग इन द लेबोरेटरीज, अगर आप कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसके थ्रू भी जा सकता है। तो इनको प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है एक्सीडेंटल कॉज ऑफ एक्सपोजर। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में जब आप काम करते हो तब इनको किस तरीके से हैंडल करना है, ये ना हो उसके बारे में आप काम करते हो डेली रूटीन में ना। अगला है आपका रेडियो केमिकल। तो रेडियो केमिकल्स में रिक्वायर्ड स्पेशल प्रिकॉशंस, डेडिकेटेड बेंच विथ स्पेसिफिक बेंच कवर, मैनिपुलेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड एलिमेंट्स आर नीडेड, स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया उसका होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर नीडेड, है ना। दिस मस्ट बी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन। ठीक है, लेड, ज़्यादातर ये तो आपके एक्सरे रूम में देखने को मिलता है, पूरा जो डोर्स वगैरह रहते हैं वो लेड से कोटेड रहते हैं, है ना। वेस्ट कंटेनर, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर, वेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस तरीके का है उसके हिसाब से प्रिकॉशंस रखी जाती है इसमें। मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट जो है ये टेक्निकल बुलेटिन प्रोवाइडिंग डिटेल्स हजार्ड्स एंड प्रिकॉशनरी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, बिजनेस आर रिक्वायर्ड प्रोवाइड द देयर कस्टमर्स एंड MSDC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फॉर ऑल केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूट लेबोरेटरीज नीड प्रिकॉशंस लिस्टेड। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो आप देख लो, MSDC में, MSDS बोलते हैं। प्रोवाइड्स प्रोडक्शन का इन्फॉर्मेशन रहेगा, फायर एंड एक्सप्लोजन का प्रिकॉशंस रहेगा, टॉक्सिकोलॉजी, हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या डाल सकता है ना, रिकमेंडेड PPE किट कैसे आप इस्तेमाल करोगे, स्टोरेज कैसे करना है, लीक एंड स्पिल रिकमेंडेड एक्शंस क्या ले सकते हो उसमें, वेस्ट डिस्पोजल रिकमेंडेशन दे रहेगा, फर्स्ट एड रहेगा। इतनी सारी चीज़ जो है आपको MSDS प्रोवाइड करके देता है ना। और शुड बी अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉय प्रायर यूज हजार्ड्स मटेरियल्स, कीप क्लोज टू वर द हजार्ड्स मटेरियल यूज्ड एंड लोकेटेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। अगला स्लाइड देखें, बायोलॉजिकल हजार्ड। देखो यार, ये तो सारे हजार्ड्स के बारे में आपने देख लिया, केमिकल हो गए, है ना, फिजिकल हो गए, सब देख लिया आपने, रेडियो भी देख लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजिकल हजार्ड, मतलब जो आपने सैंपल लिया हुआ है या आप लैब में काम कर रहे हैं वो भी आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं, है ना।
कुल मिलाकर के ये, जैसे यहाँ पर आप देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नंबर ऑफ केसेस, ये रिसर्च हुआ है उसमें 223 है ना, क्यू फीवर है ना, एंटावायरस, हेपेटाइटिस बी, ब्रूसीला, साल्मोनेला, सीजिला, ठीक है, हेपेटाइटिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक। तो ये सब जो हैं बायोकेमिकल हजार्ड्स में आते हैं। अगर ऐसा कुछ सैंपल आपके पास है जो इन्फेक्टेड हैं तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उनको भी आपको सावधानी से क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसी का रिसर्च यहाँ पर दिया गया है, तो इसको अवॉइड करना है। इसलिए पीपी किट प्रॉपर तरीके से आपको पहन करके ही ऐसी चीज़ों को हैंडल करना है या काम करना है। अब आ जाते हैं हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस करेंगे नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी मेजर रूट्स होते हैं लेबोरेटरी स्टाफ में रिक्वायर्ड वर्क रिलेटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, वो आप जब ये सब इस्तेमाल नहीं करते हो तभी हो सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ये सब हजार्ड्स के से दुर्घटना के चांसेस आपके कम हो जाते हैं जब आप पीपी किट इस्तेमाल करते हो, है ना। अगर रिस्क को रिड्यूस करना है तो ये आपको प्रॉपर फॉलो करना ही है, पीपी किट आपको पहन करके ही प्रॉपरली काम करना है। समझ में आ रहा है। और इसकी पहनने और उतारने का दोनों प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। मास्क, फेस प्रोटेक्शन, गोगल्स, है ना, फेस शील्ड, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। बायो सेफ्टी कैबिनेट का आपको इस्तेमाल करना, जब ये प्रॉपर आप करते हो ना तो इन्फेक्शन या बाकी चीज़ों से काफ़ी हद तक आपको, काफ़ी हद तक क्या बचा ही लेता है। इसलिए ना हम पीपी किट इस्तेमाल करते हैं ना। हैंड प्रोटेक्शन, ग्लव्स, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी बायोलॉजिकल चीज़ को आप या केमिकल्स को यूज करते हो या इस्तेमाल करते हो लैब में, तो आपको ग्लव्स तो पहनना ही है ना। रिमूव ग्लव्स कैसे करना है ये भी आपको प्रॉपर एरिया में किस तरीके से जो है ग्लव्स पहनने का और उतारने का भी प्रोसेस होता है ना। यूज नेवर यूज रीयूज दिया हुआ है, ग्लव्स को आप रीयूज नहीं करना है, ठीक है। अब तो सब डिस्पोजेबल ग्लव्स आने लगे हैं, एक बार इस्तेमाल करो और उसको डिस्कार्ड कर दो। क्लियर है बात। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फेस प्रोटेक्शन गोगल्स, ये ये तो आता ही आता है। कोरोना के समय में तो आपने ज़्यादातर इस्तेमाल किया ही होगा। उसके बाद मास्क है, मास्क आपको N95 सर्जिकल सब अलग अलग तरीके के आते हैं, है ना, ये आपको यूज करना है। बॉडी प्रोटेक्शन में आपके पीपी किट में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, एप्रन वगैरह, ठीक है। तो कोट आता है पूरा, तो उसको भी आपको कंटामिनेटेड लेवल 2 लेबोरेटरीज़ में आपको इस्तेमाल करना है, जो कि इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। कंटामिनेटेड लेबोरेटरीज़ 1 2 3 के लेवल में किस तरीके से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब आ गया इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड फर्स्ट एड किट। तो इमरजेंसी के कंडीशन में फर्स्ट एड किट क्या क्या होनी चाहिए। लेबोरेटरीज नीड प्रोसीजर प्लेस ऑफ हाउ स्टाफ शुड डील विथ एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। अगर एक्सीडेंट और इमरजेंसी हो गया तो लेब स्टाफ को पता होना चाहिए कैसे उसको हैंडल करना है। जनरल रिटर्न प्रोसीजर होगा, फर्स्ट एड किट होगा, है ना, शुड बी डेवलप्ड मेड अवेलेबल टू द स्टाफ सो दे नो द फर्स्ट थिंग टू डू, है ना। पहली चीज़ क्या करना है उनको जानकारी होनी चाहिए। एंड हु टू कॉल, नोटिफाई, किसको कॉल करना है, नोटिफाई देना है ना। केस माइनर कट्स अगर हो गया है, मेजर वाउंड्स अगर स्किन कंटामिनेट हो गया तो क्या एक्शन लेना है वो सब पता होना चाहिए। निडल स्टिक हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। केमिकल स्पिल अगर हो गया तो उसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिकमेंडेड क्लीन कैसे करना है ना। अलर्ट को वर्कर देन क्लीन अप स्पिल कैसे करना है, फॉलो प्रोसीजर डिस्पोजल मटेरियल एंड यूज क्लीन स्पिल। स्पिल मैनेजमेंट के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पिल मैनेजमेंट के ऊपर बात ही मैंने अलग से किया हुआ है। तो जब अगर स्पिल मैनेजमेंट, स्पिल कोई चीज़ गिर जाता है तो उसको कैसे कवर करते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं, और उसके बाद किस तरीके से उसको क्लीन करते हैं, हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सारी चीज़ें हमने अलग अलग चीज़ में ही हो सकते हैं, है ना। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स अगर गिर गए हैं, लिक्विड हो गया है ना, मिनरल एसिड हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गया, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिव, सॉरी, कॉस्टिक लिक्विड्स है ना, तो इसमें यूज पॉलीप्रोपेनिल पैड्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड गिरा है तो डायटोमैसियस अर्थ, और मिनरल एसिड गिरा है तो यूज बेकिंग सोडा, ठीक है। और फ्लेमेबल लिक्विड्स है तो यूज
पॉलीप्रोपिलीन पैड्स, न्यूट्रलाइज रेजिस्टेंस एंड डिकंटामिनेशन एरिया। ठीक है, तो ये भी जनरल नॉलेज में आप इसको रखिएगा। अगला है बायोलॉजिकल स्पिल, है ना। व्हेन सरफेस आर कंटामिनेटेड बायोलॉजिकल स्पिल द एप्रोप्रिएट एक्शंस टेक। तो इसके ऊपर मैंने बताया है, डिफाइन, आइसोलेट, कंटामिनेटेड एरिया को आइसोलेट करना है, अलर्ट कोवर्कर को बताना है, अलर्ट करना है, पुट एन अप्रोप्रिएट पीपीई किट, है ना, आपको पहनना है। इसका तो स्पिल मैनेजमेंट का एक किट ही बनता है, अलग से किट बना करके रखते हैं हम लैब में। रिमूव ग्लास, अगर ग्लास है तो उसमें टूटा फूटा है ना, लम्प्स विथ फोर्सेप्स के द्वारा उसको अलग करना है। अप्लाई एब्जॉर्बेंट टॉवल, है ना, इस्तेमाल करना है। स्पिल रिमूव बल्क एंड रैपिडली इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है। अप्लाई डिसइंफेक्टेंट टॉवल सरफेसेस, डिसइंफेक्टेंट उसमें डालना है। कॉन्टैक्ट टाइम 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स आप उसको छोड़ दीजिए। रिमूव टॉवल को अलग कीजिए। मॉप अप एंड क्लीन सरफेस विथ एल्कोहल एंड सॉप वाटर से उसको साफ कर देना है। प्रॉपरली डिस्पोज करना है मटेरियल्स को, है ना। नोटिफाई करना है सुपरवाइजर को, सेफ्टी ऑफिसर्स को एंड अदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को बताना है और रजिस्टर में एंट्री करना है। डिसइंफेक्टेंट मॉस स्पिल जो है 1:50 सॉल्यूशन क्लोरीन का बनाया जाता है। हाउस होल्ड ब्लीच जो सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हो, है ना, सॉल्यूशन कंटामिनेटेड 50 ग्राम पर लीटर क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है। 5%, 3%, 10% सुना होगा आपने। कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। अब इफ़ लेबोरेटरी पर्सनस बिकम कंटामिनेटेड विथ बायोलॉजिकल हजार्ड से अगर हो गया, है ना, स्पिल से, इमीडिएट स्टेप क्या क्या लेना है। देखो, क्लीन एक्सपोजर स्किन, है ना, बॉडी सरफेस अगर हुआ है तो सॉप से या वाटर से जो है आई वॉश करना है। फॉर आई एक्सपोजर अगर हुआ है तो, है ना, और सेलाइन और माउथ एक्सपोजर हुआ है। अप्लाई फर्स्ट एड किट, है ना, ट्रीट इमरजेंसी और नोटिफाई सुपरवाइजर को, सेफ्टी ऑफिसर को नोटिफाई करना है। सिक्योरिटी डेस्क आफ्टर आवर। फॉलो अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग प्रोसीजर एंड रिपोर्ट ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर्स को जो है आपको बताना है। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट को, काउंसलिंग लेना है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हुआ है तो क्या क्या करना है, ऑप्शन में आएंगे ये। अगला है लेबोरेटरी फायर। तो देखो, लेबोरेटरी फायर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आग लग गई, है ना, तो लेबोरेटरीज में जो काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आग लगने की कंडीशन में क्या क्या एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि स्पार्क से और हीट से आग लग सकता है। एक बार हमारे कंडीशन में भी लगा था, हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में, वैक्स को पिघलाते समय आग लग गया था, है ना। तो ऐसे हो सकते हैं घटनाएं। तो अलार्म बजाना है तुरंत, जो है आग बुझाने का काम करना है। और अलार्म दोगे तो बाकी लोग अलर्ट हो जाएंगे, है ना, वो आ जाएंगे। तो ये सब काम जो है आप लोगों को आना चाहिए। स्मॉल लेबोरेटरीज फायर कंसिडर्ड वन दैट एक्सटिंग्यूशेबल विद इन 1 to 2 मिनट्स। एक्सटिंग्यूश आपके करीब ही होना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर एक्शन आप तुरंत ले सको। उसका भी प्रोसीजर होता है ना, कभी बात करेंगे उसके बारे में। अप्रोप्रिएट एक्शन टेक कवर फायर विद द इन्वर्टेड बीकर और वेट प्रॉपर टॉवल। इफ़ दिस फेल्स यूज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। फॉर द लार्ज फायर अगर है तो कॉल अप्रोप्रिएट लोकल अथॉरिटीज़, यूजुअली फायर डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट को बताना है अगर बड़े लेवल पे आग लग गए। छोटे लेवल में तो खुद ही फायर एक्सटिंग्यूश लिया और फिर फोड़ करके बुझा दिया आप, है ना। लेकिन आपके काबू से बाहर है तब तो आप नगर पालिका से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेबोरेटरी आपके पास नंबर भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नंबर ही नहीं पता किसको लगाएं क्या करें। ठीक है, लेबोरेटरी शुड हैव बी अप्रोप्रिएट क्लास एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए। फायर हजार्ड्स लेबोरेटरीज में होना चाहिए। जनरल क्लास BC और क्लास ABC एक्सटिंग्यूशर तो होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में ABC वाला है एक्सटिंग्यूशर, है ना, अप्रोप्रिएट। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है फायर का। समरी पे आते हैं। ओवरऑल क्या है इसका मतलब कि जो भी इवेंट डिजाइनिंग लेबोरेटरीज जब हम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो बनाते हैं, तो इंश्योर करना है पेशेंट और पेशेंट के सैंपल्स, है ना, ये कॉमन पाथवे इसका नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई बाय इम्प्रूवमेंट लेबोरेटरी डिजाइन, है ना, नीडेड ऑर्डर टू द प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क। कुल मिलाकर के अपने को रिस्क को रिड्यूस करना है, कम करना है। क्रॉस कंटामिनेशन कम करना है। फॉलो द पाथ सैंपल, है ना, मूव थ्रू द लेबोरेटरीज ड्यूरिंग प्री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन का पाथवे हमें स्टैंडर्ड वाइज बनाना है जब भी हम लेबोरेटरी को डिजाइन करते हैं। लेबोरेटरी डिजाइन वर्क एरिया शुड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सरफेस दैट कैन बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। क्लीन और डिसइंफेक्टेंट होना अति आवश्यक है। इन एस्टेब्लिश ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम जब ये बना रहे हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द अपॉइंट ए रेस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर को अपॉइंट करना है उसमें,
ताकि वो प्रॉपर तरीके से ये सेफ्टी मैनेजमेंट को ऑडिट करे, है ना, असेसमेंट करे, देखे उसको। लेबोरेटरी शुड हैव सेफ्टी मैनुअल, आपके पास होना चाहिए, एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड डिस्क्राइब स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैंडलिंग सेफ्टी इमरजेंसी इशूज़, है ना। पर्सनल नीड्स टू ट्रेन हाउ टू अप्लाई सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स एंड अवेयर पोटेंशियल हजार्ड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेंड होना चाहिए। एक जो भी लेबोरेटरीज़ के अंदर काम कर रहा है, इनके बारे में जानकारी हर कर्मचारी को होना अति आवश्यक है। क्लियर है? तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम फिर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखो, ताकि जब भी आपको एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।